नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे हम यूपीएससी सीसैट का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को ईयरली डिस्कस करते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के 2014 और 2015 का सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है। इसमें हम 2016 में देखेंगे कि यूपीएससी में मैथ्स और रीजनिंग से कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशन, ईजी ट्रिक्स के साथ भी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। 5 people A B C D E आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल। क्या कह रहा है, 5 पर्सन है। कौन कौन? A B C D और E। एक गोल टेबल के आसपास ये लोग बैठे हुए हैं। ठीक, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर। 5 लोग हैं, ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5। ये क्या कह रहा है, हर चेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे कौन कहाँ पे बैठा है। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। ये कह रहा है ए के बाद सी बैठा हुआ है, तो हम मान लेते हैं ए यहाँ पे और सी यहाँ पे। ठीक है, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। डी से, डी के बाद 2 सीट, डी के 2 सीट बाद ए बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी यहाँ हुआ ना, तभी तो 1 2 2 सीट के बाद ए बैठा हुआ है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमने देख लिया। तीसरा क्या, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए के पास बी नहीं है, इसका मतलब बी की सीट ये हो गई। तो कौन बचा, A B C D हो गया और यहाँ ये हुआ E। तो हमने पजल सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे एक एक स्टेटमेंट पढ़ करके हमें पजल को सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये कह रहा है अबव इन्फॉर्मेशन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा। डी इज सिटेड नेक्स्ट टू बी, डी बी के बाद है, सही है। ई इज सिटेड नेक्स्ट टू ए के पास है, सही है। डी एंड सी आर सेपरेटेड बाई 2 सीट्स, नहीं, डी और सी आसपास ही बैठे हैं। ठीक, तो इनमें सेपरेशन है ही नहीं, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर बी होगा। यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी दिया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, देयर आर 5 हॉबी क्लब इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब्स है। कौन कौन सी, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग। गार्डनिंग ग्रुप मीट एवरी सेकेंड डे। गार्डनिंग ग्रुप हर दूसरे दिन पे मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हर तीसरे दिन पे, इलेक्ट्रॉनिक हर थर्ड डे पे। चेस ग्रुप हर फोर्थ डे पे मिलता है। याचिंग ग्रुप हर फिफ्थ डे पे। देखो ऐसा लिखने से, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा। फोटोग्राफी ग्रुप हर सिक्स्थ डे पे, फोटोग्राफी हर छठवें दिन पे। फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। ये कह रहा है कि अगर ये इस हिसाब से मिल रहे हैं तो 180 दिनों में कितना दिन ऐसा होगा कि ये पांचों ग्रुप एक साथ एक ही दिन पे मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या फॉलो करना होता है, ये हमने जो पिछला 2 वीडियो था सीसैट का उसमें हमने देख लिया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए निकालते हैं एलसीएम। 2 3 4 5 6, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 3 और ये 5। ठीक है, एलसीएम निकालने तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट करिए, हम उसको भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो एलसीएम कितना आ गया, 60। ये कह रहा है कि अब 180 दिन में ऐसा कितना दिन होगा कि पांचों एक साथ एक ही दिन पे मिलेंगे, तो इसके लिए 180 को डिवाइड कर दीजिए 60 से। आंसर क्या आ गया हमारा, 3। मतलब कि 180 दिन में 3 दिन ऐसा होगा जब ये पांचों लोग एक ही दिन साथ में मिलेंगे। आंसर डी, यूपीएससी ने भी इसका आंसर डी दिया था। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर होवरिंग ऑन इट। ये कह रहा है कि एक ट्री है, उस पर कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक, और कुछ बीज उन जो फ्लावर्स हैं उन पे बैठे हुए हैं।
इफ वन बी लैंड ऑन ईच फ्लावर वन बी विल बी लेफ्ट आउट। ये क्या कह रहा है, अगर एक बी हर फ्लावर पे ऑन ईच फ्लावर तो एक बी लेफ्ट हो जा रही है। बी मतलब क्या था, मधुमक्खी है, ठीक है। इफ टू बीज लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, अगर हर फ्लावर पे दो बीज हैं बैठ रही हैं तो एक फ्लावर लेफ्ट हो जाएगा। मतलब एक मिनट, एक फ्लावर लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। ये हमारा दो सिचुएशंस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ फ्लावर्स और बीज कितने होंगे। तो इसको हम ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक एक लेके चलते हैं। फर्स्ट लेते हैं, मान लो फर्स्ट क्या कह रहा है, दो फ्लावर और चार बीज हैं। स्टेटमेंट जो फर्स्ट है क्या कह रहा है, दो फ्लावर और चार बी। तो देखते हैं F1 F2। अब एक एक स्टेटमेंट को रखते हैं। ये कह रहा है कि अगर हर फ्लावर पे एक एक बीज हैं, मान लो B1 इस पे बैठ गया, B2 इस पे, तो एक बी बचनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे तो दो बी बच रही है ना, एक बी दो बी हो गया, दो और है क्योंकि चार बी है, मतलब फर्स्ट नहीं होगा, ठीक। सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड क्या है, थ्री फ्लावर टू बीज, तो F1 F2 और F3, B1 B2। तो ये तो एक फ्लावर पे एक भी ही नहीं आ पा रहे हैं, तो हमारा ये सेकंड भी नहीं होगा। अब थर्ड लेकर के चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, तीन फ्लावर और फोर बीज, तीन फ्लावर और फोर बीज, मतलब कि F1 F2 और F3 तीन फ्लावर हैं। अब बीज को रखते हैं, B1 B2 B3, कितना बचा, B4 बच गया ना, एक बी बच गया, मतलब ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, हर फ्लावर पे दो दो बीज को रखते हैं। मान लो B1 B2 यहाँ रखे, B3 B4 यहाँ पे, क्योंकि चार बीज है ना, चार हो गए, अब एक फ्लावर बच गया, मतलब कि एक फ्लावर बच गया। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। यूपीएससी ने भी सी आंसर इसका दिया था, ठीक, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, देखो इसके फायदे क्या होते हैं। अब इसको एक पजल को आप सॉल्व करेंगे और 5 क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस पहले आते थे, अब तो ऐसा बहुत कम हो गया है, बट अगर ऐसा आता है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में प्रेफर करने चाहिए, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप PQRST। कौन कौन है, PQRS और T। ग्रुप हैज़ वन डॉक्टर वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट। एक डॉक्टर है इस ग्रुप में, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है, ठीक है। P&S अनमैरिड स्टूडेंट्स है। देखो P और S क्या है, अनमैरिड भी है और स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब ये दोनों लोग, जो ये तीनों प्रोफेशन दिया हुआ है उसमें नहीं है, ठीक है। T मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। T मैन है, ये किसी से शादी किया। P और यस तो अनमैरिड है, T की शादी हुई है, तो Q और R इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। T मेल है तो ये इन दोनों में से कोई एक फीमेल होगा, ये भी क्लियर है। Q इज ब्रदर ऑफ P। अब Q मेल है क्योंकि Q ब्रदर है, ब्रदर है किसका, P का, तो यहाँ पे Q होगा नहीं, Q होगा नहीं, इसका मतलब इनकी T की शादी किससे हुई है, R क्या है, फीमेल, ठीक। आगे क्या कह रहा है, Q इज ब्रदर ऑफ P एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट। अब Q डॉक्टर भी नहीं है और आर्टिस्ट भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नहीं है Q। तो क्या हुआ, Q लॉयर हुए ना, क्योंकि डॉक्टर लॉयर आर्टिस्ट तीन है, P और यस तो कुछ नहीं है, P और यस अभी स्टूडेंट है, तो हमारे पास बचे QRT। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि Q ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, तो क्या होगा, Q लॉयर हो गए। अब R और T बचे, R और T। R इज नॉट डॉक्टर, इसका मतलब T डॉक्टर और R क्या हो गया, आर्टिस्ट। तो यहाँ से हमारा पजल सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, हु इज डॉक्टर, तो अभी पीछे हमने देखा डॉक्टर कौन है, T, आंसर T। हु इज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, R, आंसर R। हु इज स्पाउस ऑफ R, R का स्पाउस कौन है, यहाँ R, T है ना, आया समझ में।
टी। हु इज लॉयर, लॉयर कौन है, क्यू हो गया, क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, पी यस क्यू। देखते हैं, देखो पी का हमें नहीं पता, यस का भी हमें नहीं पता, क्यू डेफिनेटली मैन है क्योंकि ये ब्रदर है पी के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक, तो हमने एक पजल को सॉल्व करके 5 क्वेश्चंस को देख लिया, आया समझ में। इसीलिए ऐसे पजल वाले क्वेश्चंस अगर इजी है, समझ में आ रहा है, तो आपको सॉल्व करने चाहिए। इससे 5, और वो भी 100% इसमें चांसेस होते हैं कि ये सही है। ठीक, 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, देयर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया है कितने का, 19,000 क्वांटिटी गुड्स का। फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे। एक दिन में फर्म क्या कर रही है, 1,000 क्वांटिटी, मतलब कोई एक पर्सन है जो कि ऑर्डर दिया है 19,000 सामान का, तो एक फर्म, जो फर्म उसको प्रोड्यूस कर रही है, वो एक दिन में 1,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल, जिसमें 5% समझो खराब हो गया। तो अब 1,000 का 5% निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। मतलब 1,000 प्रोडक्ट वो पर डे बना रही है, जिसमें से 50 खराब हो रहा है, तो बन कितना रहा है, 950 एक दिन में। ये समझ में आया ना, एक दिन में 950 प्रोडक्ट बेचने लायक बन रहा है। बना तो 1,000 रही है, बट 50 खराब हो जा रहा है, उसका 5% खराब हो रहा है, मतलब 50 खराब हो रहा है। ठीक, इन हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड, तो कितने दिन में ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक दिन में 950 है और टोटल 19,000 प्रोडक्ट करना है, तो कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए 950, ऐसे ऑप्शन लेकर के चलते हैं, इसको 22 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या 19,000 आएगा। तो 950 इंटू 22 करिए, 009, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, अब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 950 पर डे है, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, 950 पर डे है, 20 दिन में कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 19,000। मतलब अगर एक दिन में 950 प्रोडक्ट बन रहा है और टोटल 19,000 का है, टोटल ऑर्डर 19,000 का है, तो 20 दिन लगेंगे प्रोडक्ट ऑर्डर को कंप्लीट होने में, प्रोडक्ट पूरे बन जाने में। समझ में आया, क्योंकि बना तो 1,000 रहा है, बट 5% उसका खराब हो जा रहा है, तो मतलब 950। एक दिन में जब 950 हो रहा है, तो 19,000 करने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A class starts at 11 a.m. and lasts till 2:27 p.m. मतलब एक क्लास 11 बजे से सुबह शुरू हो रही है, ख़त्म कब होती है, 2:27 दोपहर में। ठीक, 4 पीरियड्स ऑफ इक्वल ड्यूरेशन आर हेल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस टाइम में 4 पीरियड हैं इक्वल ड्यूरेशन के। आफ्टर एवरी पीरियड रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन टू द स्टूडेंट। हर एक पीरियड के बाद 5-5 मिनट का रेस्ट होता है बच्चों को। पहले ये कितना देर हुआ, कितना घंटा हुआ, ये देखो 11 से 2:30, 11 बजे से लेकर के 2:27 तक कितना हुआ, 3 hour 27 minutes। इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये बता रहा है ना कि इक्वल ड्यूरेशन का है, तो इसको पहले मिनट में टोटल कन्वर्ट करते हैं। 3 × 60 + 27, तो आ जाएगा 207 मिनट्स। ठीक, ये क्या कह रहा है, 4 पीरियड इक्वल ड्यूरेशन के हैं, तो इसको पीरियड 1 मानते हैं, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। ठीक, हर एक पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब फर्स्ट पीरियड चला, उसके बाद ये सेकेंड पीरियड चलने से पहले 5 मिनट का ब्रेक है, फिर थर्ड पीरियड चलने से पहले 5 मिनट का ब्रेक है, फोर्थ पीरियड चलने से 5 मिनट का ब्रेक। ये ध्यान दीजिएगा, ब्रेक तो 3 ही बार मिला ना, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड चला, फिर फर्स्ट पीरियड चला, सेकेंड के पहले 5 मिनट का ब्रेक मिला, थर्ड के पहले 5 मिनट का ब्रेक मिला, फोर्थ के पहले 5 मिनट का ब्रेक मिला, उसके बाद तो छुट्टी हो गई ना, तो टोटल ब्रेक कितना हुआ, 15 मिनट्स का हुआ ना, 5 + 5 + 5, ब्रेक कितना हुआ, 15 मिनट्स का। 207 मिनट में 4 पीरियड चल रहा है, जिसमें 15 मिनट का ब्रेक ही है, तो 207 में से इसमें 15 को पहले घटा देंगे, तो कितना आएगा,
192। और 192 में क्या है, 4 इक्वल ड्यूरेशन के पीरियड है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 48। मतलब एक पीरियड 48 मिनट्स का है। पीरियड का ड्यूरेशन भी पूछ रहा है, एक पीरियड 48 मिनट्स का है और ऐसे 48 48 48 48 4 पीरियड्स चल रहे हैं, जिसमें से 3 ब्रेक भी मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिनट का, 5 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, तो आंसर ए। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, हम फिर से इसको समझाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी नीड्स टू क्रॉस अ ब्रिज। 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, ये ब्रिज को क्रॉस करना है इनको। 1 मिनट, इस ब्रिज को इन्हें क्रॉस करना है, एक्स वाई। ठीक, अब मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन कैन क्रॉस इट अ टाइम। ये 4 हैं बट मैक्सिमम इस ब्रिज से 2 ही लोग जा सकते हैं। इट इज़ नाइट एंड दे जस्ट हैव 1 लैम्प। रात है और उनके पास सिर्फ एक लैम्प है। पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे। मान लो 2 पर्सन ए बी उधर जा रहे हैं साथ में, ठीक है, इनके पास एक ही लैंप है। अब जब ए बी यहाँ पहुँच गए तो इनमें से एक पर्सन को लैंप यहाँ लाना पड़ेगा सी और डी को उधर ले जाने के लिए, और एक साथ में 2 ही पर्सन जा भी सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन। अब आगे क्या कह रहा है कि मान लो ए बी यहाँ जा रहे हैं पहले, तो किस स्पीड से जाएंगे, जिसका स्पीड इसमें से स्लो होगा। ये मैं ए बी का सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ, जाना चारों को है, ठीक है। तो जो स्लोअर पर्सन की स्पीड होगी उधर उसी स्पीड से दोनों इधर जाएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प ईच टाइम टू accompany another person in the group। देखो ए बी जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो किस स्पीड से जाएंगे, जिसकी स्पीड स्लो होगी उसी स्पीड से दोनों इधर जाएंगे। अब जब यहाँ पहुँच गए तो इन दोनों में जिसकी स्पीड तेज होगी वो लैंप लेके यहाँ आएगा और फिर एक पर्सन को साथ में लेकर के यहाँ जाएगा। समझ में आया? तो जो यहाँ वाली इधर से इधर जाने वाली स्पीड होगी वो स्लो पर्सन जो है उसकी स्पीड से लोग चलेंगे, और जो फास्ट पर्सन होगा वो अपने स्पीड से यहाँ आएगा और फिर साथ में लेकर के जाएगा। ठीक, finally the lamp has to be returned at original place and the person who returned the lamp has to cross the bridge again without lamp। अब जब सब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मान लो ए बी सी डी चारों यहाँ पहुँच गए, तो एक पर्सन जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होगी वो लैम्प को लेकर के यहाँ आएगा और फिर बिना लैम्प के यहाँ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन बाई देमसेल्फ। अब देखो इनमें ये लोग जब क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को तो कितना टाइम किसको लग रहा है, ये दिया हुआ है। ए को कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट। बी को कितना टाइम लग रहा है, ए को 1 मिनट, बी को 2 मिनट, सी को 7 मिनट और डी को 10 मिनट। ठीक है, ये चारों का टाइम दिया हुआ, किसको कितना टाइम लग रहा है। फिर क्या पूछा है, टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखो पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, ब्रिज एक बार यहाँ बना लेते हैं, एक्स वाई जाना किसको किसको है, ए बी सी डी, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक एक करके जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ए भी मान लो साथ में गया, तो ए और बी यहाँ पहुँचे, ए और बी, ए की स्पीड 1 मिनट है, बी की स्पीड 2 मिनट लग रहा है, तो किस स्पीड से आए दोनों लोग, 2 मिनट की स्पीड से, क्योंकि स्लोअर की स्पीड से जाना है। ठीक, अब बी यहाँ रह गया और ए रिटर्न यहाँ आ गया। ठीक है, इसको नीचे ऐड करते हैं, यहाँ पे 2 मिनट लगा ए बी को यहाँ जाने में। अब ए रिटर्न यहाँ आया किस स्पीड से, 1 मिनट की स्पीड से, मतलब 1 मिनट लगा ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो बी यहाँ पे पहुँच गया है, ए रिटर्न आ गया। अब ए और सी साथ में गए, कौन गया, ए और सी। ए को 1 मिनट लग रहा है, सी को 7 मिनट, तो किस स्पीड से जाएंगे, 7 मिनट, क्योंकि स्लोअर की स्पीड से। तो ए और सी यहाँ से एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट तक जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। अब फिर सी को यहीं पे छोड़ करके ए रिटर्न आ गया किस स्पीड से, 1 मिनट की स्पीड से। ठीक, अब यहाँ पे बी और सी दोनों पहुँच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए और डी साथ में गए, डी 10 मिनट की स्पीड से चल रहा है, ए का तो सबसे तेज है, तो किस स्पीड से आएंगे, 10 मिनट। अब ए और डी यहाँ पहुँच गए, अब डी को यहाँ छोड़ करके ए फिर किस स्पीड से, 1 की स्पीड से यहाँ गया, और इसको फिर ए को यहाँ पर रिटर्न आना है बिना लैंप के, तो किस स्पीड से आएगा, 1 की स्पीड से। अब इसको टोटल जोड़ दीजिए, यही टाइप क्वेश्चन में पूछा है। 2 1 3 7 3 10 10 1 11
11, 10, 21, 22 एंड 23। कितना टाइम लगा ओवरऑल? 23 मिनट्स लगे। ठीक, आंसर क्या हुआ? 23 मिनट्स। यूपीएससी ने भी इसका आंसर 23 मिनट्स दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे एक एक पॉइंट को जब आप पहले से ही देखे रहेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, सबसे मेन यही होता है सीसैट में। ठीक, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml वाटर इन अ वेसल ए। मान लो ये है एक वेसल ए। ठीक, कितना दिया हुआ? वेसल बी और वेसल सी, 3 दिया हुआ है। बना लेते हैं। ये हो गया वेसल बी और ये हो गया वेसल सी। ठीक है, ये क्या कह रहा है? वेसल ए में 180 ml वाटर दिया हुआ है जिसमें 30 ग्राम शुगर को ऐड किया गया है। ठीक, वेसल बी में 280 ml वाटर में 280 ml वाटर में 40 ग्राम शुगर को ऐड किया गया। और वेसल सी में क्या कह रहा है? 100 ml वाटर है जिसमें 20 ग्राम शुगर ऐड किया गया। 100 ml वाटर है जिसमें 20 ग्राम शुगर को ऐड किया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? सॉल्यूशन इन वेसल बी इज। अब जो बी में सॉल्यूशन है वो क्या है? ए से मीठा है, सी से मीठा है। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तीनों में कि 1 ml वाटर में कितना शुगर ऐड ऑन किया गया। इससे हमें पता चल जाएगा कि सबसे मीठा कौन है। ठीक, तो हम पहले वेसल ए का कैलकुलेट करते हैं। वेसल ए में क्या है? 100 ml में 30 ग्राम है ना? तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 30/180। ये 0 0 कैंसिल, 1/6। तो 1 ml में कितना हो गया? 0.166 ग्राम। इतना शुगर ऐड किया गया। ये किसका है? ए वेसल का। ठीक, बी का ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 280 बराबर 40 ग्राम है, ये ml है। ठीक है, तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 40/280। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.07। ऐसा ही वेसल सी में कर लेते हैं। 100 ml इज इक्वल्स टू 20 ग्राम, तो 1 ml इज इक्वल्स टू 20/100। 1 ml इज इक्वल्स टू 0.2। थोड़ा इधर लिखते हैं, ये सी का है। 1 ml इज इक्वल्स टू 0.2। देखो अब पूछा क्या है? जो बी में सॉल्यूशन दिया हुआ है वो क्या है? ए से मीठा है या सी से मीठा है? लिख रहा है ना, स्वीटर देन सी, सी से ज़्यादा मीठा है, या ए से मीठा है, या जितना सी है उतना है, या फिर सी से कम मीठा है। तो देखो बी का पूछ रहा है। ठीक है, अब 0.07 ये सबसे कम है ना। ये सी का है 0.2, ए का है 0.166 और बी का क्या है? 0.07। मतलब कि सबसे कम मीठा किसका है? बी का है। तो क्या दिया? स्वीटर देन सी? नहीं, बी स्वीटर देन सी नहीं है, बल्कि सी का ज़्यादा मीठा है। स्वीटर देन ए? नहीं, ए का ज़्यादा मीठा है। एज स्वीट एज सी? नहीं, सी तो सबसे ज़्यादा मीठा है। लेस स्वीट देन सी? हाँ, सी से कम मीठा है। डी आंसर। समझ में आया ना? ऐसे 1 मिलीलीटर में कितना शुगर ऐड ऑन किया गया, इससे तो हमें पता ही चल जाएगा कि वो कितना मीठा होगा। ठीक, समझ में आया? तो यूपीएससी ने भी इसका आंसर डी ही दिया था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है? इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। जितने बच्चे उस क्लास में हैं उतना ही वो पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक चैरिटी में हेल्प करने के लिए। विद द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज with the additional contribution of ₹2 by one student only, total collection is ₹443। देखो क्या कह रहा है? एक चैरिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए सारे बच्चे, एक क्लास के बच्चे पैसे दे रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं? जितने बच्चे उस क्लास में हैं उतना पैसा दे रहे हैं। ठीक, अगर एक बच्चा ₹2 एक्स्ट्रा दे देता है तो टोटल पैसा कितना हो जा रहा है? 443। एक बच्चा ₹2 एक्स्ट्रा दिया है तब ₹443 हो गया। तो वो पहले मान लो जो एक्स्ट्रा वाला उसको निकालो, कितना आया? 441। ठीक है, देखो तो हम मान लेते हैं टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं? एक्स। ठीक, पैसों का, मनी का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है? जितने बच्चे हैं एक बच्चा कितना पैसा दे रहा है? जितने बच्चे उसमें हैं मान लो, तो क्या हो जाएगा? यक्स इंटू यक्स,
वही तो होगा। एक बच्चा कितना पैसा दे रहा है? जितने बच्चे क्लासरूम में हैं, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल जा रहा है? 441 के इक्वल। ठीक, तो एक्स इज इक्वल्स टू 21। साइड में मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिए, 21 21 1 2 2 4 4 4 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। समझ में आया? स्क्वायर पे क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Anita's mathematics test had 70 problems carrying equal marks, 10 arithmetic, 30 algebra and 30 geometry. Although she answered 70% of arithmetic, पहले हम लिख लेते हैं। टोटल प्रॉब्लम अनीता के टेस्ट पेपर में, मैथ्स टेस्ट में कितना है टोटल प्रॉब्लम? मतलब कि टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से अर्थमेटिक में 10 है, एल्जेब्रा में 30 है, और ज्योमेट्री में 30। ठीक, 30 30 60 10 70, टोटल 70 क्वेश्चन है। ठीक है, सी आंसर्ड 70% ऑफ अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक 10 है, 10 का 70%। इसने जो अनीता अपना जो टेस्ट दी है जिसमें अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन का 70% वो आंसर क्वेश्चन को सॉल्व की है, आंसर दी है। तो अब 10 का 70% निकाल लेते हैं, तो 70 इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा? मतलब कि 10 में से 7 क्वेश्चन अनीता ने सॉल्व किया है। एल्जेब्रा में 40%, 40 इंटू 30/100, मतलब कि 30 में से 12 क्वेश्चन एल्जेब्रा में, और ज्योमेट्री से 60% सॉल्व किया है इन्होंने। तो 60 इंटू 30/100, 18। तो टोटल कितना आंसर की है? 18 प्लस 12 प्लस 7 कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा? 37। मतलब कि 70 क्वेश्चन टेस्ट में है, जिसमें से 37 क्वेश्चन अनीता ने सॉल्व किया है। ठीक, शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60%। ये जो करेक्ट है, इसमें जितना नंबर पाई है वो 60% से कम है। नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क्स। अब देखो, पहले 70 क्वेश्चन अगर है तो इसका 60% क्वेश्चन कितना होगा? ये यहाँ सॉल्व कर लो आप। 42, जिसमें से 37 इन्होंने दे ही दिया है। ठीक है, तो कितना और करती कि ये पास हो जाती? तो 42 70% सॉरी 60% आ रहा है 70 क्वेश्चन का, और 37 इन्होंने सॉल्व किया है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 क्वेश्चन अगर और ये सॉल्व की होती तो ये पास हो जाती अनीता मैथ्स के टेस्ट में। ठीक है, इसका मतलब आंसर बी। समझ में आया? यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज। एक किसी क्लास में 18 बहुत लंबे लड़के हैं। ठीक, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज। अब देखो, मानते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? बी मान के चलते हैं, बॉयज बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि 3/4 बॉयज किसके इक्वल हैं? 18 वेरी टॉल बॉयज के इक्वल हैं। तो यहाँ से बॉयज का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। 18 इंटू 4/3, 24। मतलब कि बॉयज़ कितने हैं? 24 क्लास में है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब कि ये जो 24 है, इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यस से मानते हैं, कितने हैं? यस। फिर ये आगे क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 2/3 स्टूडेंट के बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। ठीक है, यही कह रहा है ना यहाँ पे कि जितने बॉयज़ हैं वो क्लास के 2/3 स्टूडेंट के बराबर हैं। तो अब यहाँ से हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। बॉयज़ कितने हैं? 24 हैं। ठीक, तो स्टूडेंट टोटल कितने हो गए? 36। यहाँ से हुआ ना? समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट 36 हो गए, बॉयज़ 24। आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। जब टोटल स्टूडेंट 36 हैं, जिसमें से बॉयज़ 24 हैं, तो गर्ल्स हम निकाल ही लेंगे। स्टूडेंट इज इक्वल्स टू बॉयज़ प्लस गर्ल्स। बॉयज़ 24 है प्लस गर्ल्स इज इक्वल्स टू 36। गर्ल्स इज इक्वल्स टू 36 माइनस 24। तो गर्ल्स का नंबर कितना आ गया? 12। मतलब कि बी आंसर। ठीक, लड़कियां कितनी हैं क्लास में? 12। क्वेश्चन समझ में आया? एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। ये क्या कह रहा है, ए या तो बी से बड़ा है या फिर इक्वल एज का है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आइदर सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। डी ओल्डर देन या इक्वल्स टू सी, मतलब डी की उम्र जो है सी से या तो बड़ी है या फिर बराबर है। बी इज ओल्डर देन सी, मतलब ये तो कन्फर्म है कि बी सी से बड़ा है, बी बड़ा है सी से, ठीक। ये तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब मान करके चलते हैं कि अगर ए की उम्र 6 साल है, बी की उम्र 5 साल, बी बड़ा है सी से, इसका मतलब कि इनकी उम्र 4 साल होगी, और डी इनसे बड़े हैं, तो ये 4 से ऊपर कोई भी हो सकते हैं या तो इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक। 5 6 मान करके चलते। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट, ए इज ओल्डर देन बी। हाँ, ए बड़ा भी हो सकता है बट इक्वल भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा 100% हम नहीं कह सकते हैं। बी एंड डी आर ऑफ द सेम एज, बी और डी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है ये और भी बड़ा हो, ठीक। तो ये भी कंफर्म नहीं है स्टेटमेंट से। डी इज ओल्डर देन सी हो सकता है बट इक्वल्स टू भी है ना, कि डी और सी सेम एज के भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ए इज ओल्डर देन सी, हाँ, क्योंकि ए बी से तो बड़ा है या फिर इक्वल ही है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि बी सी से छोटा है, इसका मतलब कि ए सी से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट जो डी वाला है वो करेक्ट है। ये कंक्लूजन ऊपर के स्टेटमेंट से निकाला जा सकता है, ठीक, कि ए सी से बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा सा ये सब हेक्टिक होता है बट अगर आप आसानी से इसको ऐसे ऐसे एग्जांपल लेकर के, ये आपके लिए एग्जांपल था, ठीक, इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्शन वाला है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है, अभी पीछे में मैंने बताया ना कि एक मतलब पजल को सॉल्व करके आप 3 या 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता था, पहले पूछता था ज़्यादा, अब तो कम कर दिया, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या डायरेक्शन दिया हुआ। 6 बॉक्सेज ABCDEF हैव बीन पेंटेड विद 6 डिफरेंट कलर। बॉक्सेस कौन कौन से, ABCDEF। कलर क्या क्या दिया हुआ, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक। आगे क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट इनको अरेंज किया गया। चलो लेफ्ट टू राइट के लिए मान लो, मिनट, छह बॉक्सेस दिए हुए, ठीक है। ईच बॉक्स कंटेन अ बॉल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 6 गेम्स। कह रहा है कि हर जो बॉक्स है उसमें एक बॉल दिया हुआ है 6 गेम्स का। गेम कौन सा है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो गोल्फ बॉल वॉलेट बॉक्स में है, नॉट इन बॉक्स डी, तो यहाँ पे गोल्फ बॉल हो गया, किस में है, वॉलेट बॉक्स में है, जो कि बॉक्स डी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। बॉक्स ए कंटेन टेनिस बॉल, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर का है, टेनिस बॉल है, ये भी फिक्स्ड है, किस बॉक्स में, बॉक्स ए में, ठीक, जो कि एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम राइट यहाँ पे हो गया, ठीक है। हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स डी नॉर इन बॉक्स ई, ये हो गया हॉकी, ये डी और ई दोनों में नहीं, ठीक है। बॉक्स सी हैविंग क्रिकेट बॉल, सी में क्या है, क्रिकेट बॉल है, जो कि किससे पेंटेड है, ग्रीन कलर से, ठीक। हॉकी बॉल इज नाइदर इन बॉक्स पेंटेड ब्लू नॉर इन येलो, जो हॉकी है ये ब्लू और येलो दोनों से पेंटेड नहीं है, ठीक। बॉक्स सी फिफ्थ फ्रॉम राइट बॉक्स, सी फिफ्थ यहाँ हो गया, नेक्स्ट टू बॉक्स बी, इसका मतलब बी यहाँ हो गया, ठीक। बॉक्स बी कंटेन वॉलीबॉल, बी में क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक है। बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल इज बिटवीन कंटेनिंग गोल्फ बॉल वॉलीबॉल, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, ये 5 गेम तो दे दिया, छठा गेम कौन सा है, फुटबॉल, ठीक है। ये कह रहा है डी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, तो यही बचा डी यहाँ हो गया, ठीक। तो अब ए बी सी डी इसका पोजीशन फिक्स हो गया, ई यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब ई यहाँ पे होगा। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ई यहाँ नहीं होगा तो इसका मतलब ई यहाँ होगा और एफ यहाँ, ये भी हो गया फाइनल, आया समझ में।
अब कलर देखो, ब्लू और येलो जब यहाँ नहीं होगा तो ब्लू येलो यहाँ इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, इंडिगो। पजल हमारा सॉल्व हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये पोजीशंस बची रह गई हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बॉक्स कंटेनिंग हॉकी बॉल, हॉकी बॉल किस में है, यफ में। यफ कहाँ पे दिया हुआ है, यफ बॉक्स कहाँ पे है, वॉलीबॉल और गोल्फ बॉल के बीच में। गोल्फ बॉल ई और वॉलीबॉल बी, ई और बी के बीच में। तो बी यहाँ दिया हुआ है, ई यहाँ पे मानेंगे, ई और बी के बीच में यफ है। ये भी सारा क्लियर हो गया, बचा क्या, डी, ठीक। पजल सॉल्व हो गया। क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल किस में है, गोल्फ बॉल ई में है ना। आंसर हमारा ई, यूपीएससी ने भी इसका बी आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। डी येलो कलर से है, देखते हैं डी क्या है, डी ये है, ब्लू और येलो ये हमारा फिक्स नहीं है, ठीक। यफ पेंटेड इंडिगो, इंडिगो यफ, हाँ ये सही है। यफ में हॉकी बॉल रखा हुआ है और जिसका पेंट किससे है, इंडिगो, मतलब कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये वाला जो डी वाला था ये तो कंफर्म नहीं था ना कि डी और बी कौन येलो से पेंटेड और कौन ब्लू से पेंटेड है। यहाँ पे ये फाइनल नहीं था, ब्लू और येलो, या तो ब्लू यहाँ हो सकता है येलो यहाँ, या फिर येलो यहाँ यहाँ ब्लू, ठीक है। इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं मान सकते हैं, तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल इज इन बॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, फुटबॉल किस कलर के बॉक्स में रखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं। फुटबॉल कलर फिक्स नहीं है, ब्लू या येलो दोनों हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो यहाँ पे ब्लू भी दिया हुआ है, येलो भी दिया हुआ है, तो हम इसका सी आंसर मानेंगे। कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज डेटा आर इनएडिक्वेट, क्योंकि या तो ब्लू और येलो दोनों बॉक्सेस में हो सकता है, ठीक है, दोनों में से किसी एक बॉक्स में हो सकता है, फिक्स नहीं है, इसीलिए सी आंसर यूपीएससी ने भी इसका दिया था। समझ में आया। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू नंबर x एंड y रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन थर्ड नंबर z। हम z को 100 नंबर मानते हैं, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 100 नंबर, ये सपोज किए हम। ये क्या कह रहा है, x z से 20% कम है, z का 20% कम है, मतलब कि 100 का पहले 20% आप निकाल लो तो होगा कितना, 20, 100 में माइनस 20, ये x की वैल्यू है, मतलब कि आ गया 80। तो x कितना है 80, z 100, y क्या कह रहा है, y 28% z से कम है, तो 100 का 28% निकाल लीजिए अब आप, तो क्या आएगा 28। तो y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 28, ये कितना हो जाएगा 72, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, बाई वॉट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन द नंबर x। y कम है ना, कह रहा है कितना परसेंट y जो है x से कम है। तो पहले 80x है, y 72 दिया हुआ है, कितना 8, तो 8/80 x के रेस्पेक्ट में पूछा है, x के रेस्पेक्ट में ना, y कितना कम है x के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो 8/80 इंटू 100, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया बाई 10%। 10% y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है, मतलब कि आंसर क्या आ गया बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पीस ऑफ टिन इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक। दिस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्यूब, ये रेक्टेंगल दिया हुआ, ठीक है, एक रेक्टेंगल टिन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में जिसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है। अब इस टिन को क्लोज्ड क्यूब में बनाना है, तो ये कह रहा है क्यूब की साइड्स क्या होंगी। देखो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और सरफेस एरिया 6a²। ए का मतलब क्या होता है, ये यहाँ रहने दीजिए, साइड लिखते हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यही साइड पूछा है, एक क्यूब की एक साइड कितनी होगी, यही साइड पूछा है। इसी फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ब्रेथ कितना दिया हुआ 12 इंटू 8, तो साइड स्क्वायर किसके बराबर होगा 12 × 8/6।
16, साइड कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस क्यूब का साइड क्यूब का साइड कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेक्टेंगल का एरिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बराबर होता है। सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 6a² और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्यूब के साइड को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब देखो ये क्या कर रहा है, कोई पर्सन ग्राउंड ओ से क्या कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में स्ट्रेट जो हिल है उसकी मतलब चढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ओ ए तक नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक, ए पॉइंट एंड रिचेस पॉइंट ए पॉइंट पे पहुंच गया आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से ट्रैवल किया और कहाँ पहुंचा ए डिस्टेंस पे। ठीक, देन फ्रॉम पॉइंट ए ही मूव्स टू पॉइंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट पहुंचा, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक, लेट द डिस्टेंस ए बी 12 किलोमीटर। ए बी का डिस्टेंस 12 किलोमीटर दे दिया है। ठीक है, हाउ फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट ओ, मतलब कि इसका ओ बी का डिस्टेंस पूछ लिया। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ए बी स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ए बी क्या दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए 5 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, वही डिस्टेंस पूछ लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 25 प्लस ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। इसका मतलब 13 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 13 किलोमीटर। पर्सन कितने पे है 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।